क्या आपको भी ऐसा लगता है कि अगर आपके घर में, ऑफिस में, स्कूल, कॉलेज में, जहां भी आप हैं, वहां कोई बहुत जरूरी काम है और अगर उस काम में आप मौजूद नहीं हुए तो वो काम ठीक से हो नहीं पाएगा? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि बाकी लोग आपके बिना किसी भी इंपॉर्टेंट काम को ठीक से कंप्लीट करने में सफल हो नहीं पाएंगे? अगर ऐसा है तो यही है हमारी आज की कहानी की मेन थीम। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है रजत कुमार शर्मा और आपका स्वागत है स्टिल अ स्टोरी स्टूडियो में। और आज की कहानी मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी हुई मुबारक बीमारी। तो कहानी की शुरुआत होती है एक घर से जहां पर घर की बहू देवकी इंतजार कर रही है अपने पति हरिदास और अपने ससुर यानी हरिदास के पिता लाला हरनाम दास का। लाला हरनाम दास शहर के जाने माने व्यापारी हैं। उनकी खुद की आटा चक्की की फैक्ट्री यानी कारखाना है जिसे वो कई सालों से चलाते आ रहे हैं। अपने जवानी के दिनों में जब उन्होंने कारखाना शुरू किया था उन्होंने बहुत मुनाफा कमाया क्योंकि शहर में इकलौती आटा चक्की की फैक्ट्री यही थी। लेकिन फिर देखते ही देखते कितनी ही फैक्ट्रीज आ गईं, कितने ही नए आटा चक्की के कारखाने खुल गए और आज की डेट में उनकी प्रॉफिटेबिलिटी या उनका मुनाफा उस लेवल पर नहीं रहा जैसा पहले हुआ करता था। खैर, हरिदास उनका बेटा जो कि बहुत काबिल था, अपनी जिद से और अपनी काबिलियत की वजह से ग्रेजुएट हुआ था, जो कि लालाजी चाहते नहीं थे। लालाजी पढ़ाई लिखाई में ज्यादा विश्वास नहीं करते थे। वो चाहते थे कि हरिदास चुपचाप जो घर का व्यापार है, जो ये कारखाना है, इसे संभाले। लेकिन वो फिर भी अपनी जिद के कारण और अपनी दूरदर्शिता के कारण ग्रेजुएट हुआ। उसने पढ़ाई की, उसने चीजों को समझा और अब पढ़ाई करने के बाद जब से वो लालाजी के साथ वापस कारखाने में उसने काम करना शुरू किया तब से वो थोड़ा सा नाखुश था क्योंकि लालाजी पुराने तरीकों वाले आदमी थे। वो कहते थे कि मैंने धूप में खड़े होकर अपने बाल सफेद नहीं किए हैं, मैंने बहुत तजुर्बे के साथ इस कारखाने को यहां तक पहुंचाया है और जैसा मैं कहता हूं तुम बस वैसा करो। लेकिन हरिदास जब भी कभी मौका मिलता था किसी भी प्रोसेस को इंप्रूव करने का या कोई भी नई चीज इंप्लीमेंट करने का, वो अपनी मर्जी से काम कर दिया करता था और फिर लाला जी से खूब अच्छी खासी डांट फटकार सुनता था। तो ऐसा ही आज की इस रात में भी कुछ हुआ था कि जब हरिदास और लाला जी घर वापस पहुंचे तो हरिदास देवकी के पास गया और रसोई में जाकर बैठ गया। देवकी देखकर समझ गई कि आज भी कुछ ना कुछ खटपट हुई है और उससे पूछती है कि क्या हुआ, तुम इतने उखड़े उखड़े से क्यों हो? तो वो बताता है कि मैं तंग आ चुका हूं पिताजी के पुराने तौर तरीकों से, उसी ढर्रे से जिस पर वो चलते आ रहे हैं और अब मुझसे नहीं हो पा रहा। इससे अच्छा यह है कि मैं किसी और कारखाने में किसी और के यहां नौकरी कर लूं। देवकी उसे समझाती है कि देखो, अपने घर की फैक्ट्री, अपने घर का कारखाना होते हुए तुम किसी और के यहां नौकरी करोगे तो लोग तुम्हें क्या कहेंगे। देवकी बहुत ही सीधी सादी सी औरत, उसे ज्यादा जोड़ घटा का अनुभव है नहीं, तो बस वो इतना चाहती है किसी तरह घर में शांति बनी रहे और काम अच्छा चलता रहे। लेकिन हरिदास क्योंकि अब ग्रेजुएट हो चुका था, पढ़ लिख चुका था, नए तौर तरीके समझ चुका था, उसका मन नहीं लगता था वापस उन्हीं पुराने तरीकों से काम करके, जबकि उसको सामने सामने दिखता था कि उन तरीकों से अब मुनाफा भी इतना नहीं हो रहा है। किसी तरह फैक्ट्री का खर्च निकल रहा है और किसी तरह अपना घर चल रहा है। खैर, देवकी ने उसे फिर समझाने की कोशिश की, समझाया बुझाया और फिर दोनों बैठकर रात का खाना खाने लगे। लाला जी का खाना बाहर आंगन में भिजवा दिया गया। रात को पूड़ियां वो खाना पसंद नहीं करते थे क्योंकि उनके हाजमे की कुछ दिक्कत थी, तो उनके लिए अलग से देवकी ने रोटियां बनाई और जो घर का नौकर था कहार, उसके हाथों बाहर भिजवा दी। खैर, खाना खाकर सब सो गए। अब इसे बिजनेस की टेंशन कहें या अपने बेटे के साथ ये अनबन कहें जो हमेशा लाला जी की चला करती थी कि सुबह होने से पहले ही उन्हें लकवा मार गया, उन्हें फेस पैरालिसिस हो गया। आधा चेहरा बिल्कुल पूरी तरह से लकवाग्रस्त हो गया, जुबान बंद हो गई। हरिदास सुबह सुबह भागकर डॉक्टर को बुलाकर लाया। डॉक्टर ने उन्हें देखा और कहा कि शुक्र है कि पूरे शरीर में लकवा नहीं आया है,
3 महीने कम से कम लगेंगे इन्हें ठीक होने में। लेकिन अगर थोड़ी सी भी जुबान में हरकत शुरू हो तो इनसे कहें कि ज्यादा बोले ना। अगर इन्होंने बोलना शुरू किया या जुबान पर किसी भी तरह का दबाव पड़ा तो बात बिगड़ सकती है। खैर, दवाइयां लिखकर डॉक्टर साहब चले गए। देवकी एक तरफ बैठी रोती रही और हरिदास ने किसी तरह उसे समझाया। जब लाला जी को सुबह होश आया तो उन्होंने देखा कि उनके साथ क्या हो गया है। उन्होंने तुरंत एक पेन और पेपर मंगवाया। शायद वो कुछ कहना चाहते थे लेकिन लकवे की वजह से अब कह नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने लिखना बेहतर समझा। हरिदास तुरंत पेन और पेपर लेकर भागकर आया। उन्होंने पेन लिया और पेपर पर लिखा, इंतजाम दीनानाथ के हाथ में रहे। दीनानाथ फैक्ट्री का अकाउंटेंट, फैक्ट्री में क्लर्क या अकाउंटेंट, हम दीनानाथ को कुछ भी मान सकते हैं। वो लाला जी का बहुत खास था और बहुत ही वफादार था, बहुत ईमानदारी से अपना काम करता था। लेकिन जब हरिदास वो लाइन पढ़ता है कि इंतजाम दीनानाथ के हाथ में रहे, उसका दिल टूट जाता है। वो कागज देवकी के पास लेकर जाता है और कहता है कि देखो इन्हें इस वक्त में, इस तरह की इमरजेंसी में भी मुझ पर इतना विश्वास नहीं है कि मैं कारखाने को ठीक तरह से चला पाऊंगा। मतलब अब मैं फैक्ट्री का मालिक, अब मैं दीनानाथ को रिपोर्ट करूंगा। देवकी उसे कहती है कि देखो तुम गुस्सा मत करो, तुम प्लीज ऐसा कुछ मत कहो। अगर उन्होंने सुन लिया तो उनकी हालत और खराब हो जाएगी। तुम अब कुछ भी बखेड़ा मत खड़ा करो बस। तो कोई बात नहीं, हरिदास अब चुप हो जाता है, फैक्ट्री जाता है, मां दीनानाथ से मिलता है और कहता है कि देखिए, पिताजी के साथ अब जो कुछ भी हुआ वो हमारे हाथ में नहीं था, लेकिन अब फैक्ट्री मैं संभालूंगा। और बड़े सम्मान के साथ, बड़े आदर के साथ, क्योंकि दीनानाथ हरिदास से बड़े थे, हरिदास तो एक जवान लड़का, तो बड़े आदर और सम्मान के साथ उनसे कहता है कि देखिए, अब जो चीजें मैं यहां करने जा रहा हूं, मुझे आपका साथ चाहिए, क्योंकि आपके साथ के बिना मैं कर नहीं पाऊंगा। आपको सब कुछ पता है इस कारखाने के बारे में, इस फैक्ट्री के बारे में, हमारे कस्टमर्स के बारे में, तौर तरीकों के बारे में, तो आपकी मुझे जरूरत है, तो आप बस मेरे साथ रहिएगा। तो दीनानाथ जी, जैसे कि वो सालों से वफादार रहे हैं इस परिवार के, वो हरिदास को कहते हैं कि वो फिक्र ना करे, वो हमेशा उनके साथ है। तुरंत मजदूरों की, मिस्त्रियों की, फायरमैन, मशीन मैन की मीटिंग बुलाई जाती है कि देखिए, अब से यहां का सारा काम हरिदास संभालेगा। और हरिदास ये बात अनाउंस करता है कि अब से मुफ्तखोरी, टाइम पास बंद। अब से काम के वक्त सिर्फ काम होगा, क्योंकि वो जानता था कि जो मजदूर थे वो आधे घंटे के लंच को 1 घंटे का बनाया करते थे, 15 मिनट के ब्रेक को आधा घंटा बनाया करते थे। मिस्त्रियों ने दूसरी फैक्ट्रियों में काम पकड़ लिया था तो किसी ना किसी बहाने से निकल जाते थे और कहीं और भी काम करते थे, जिसे आज की डेट में हम मून लाइटिंग कहते हैं। फायरमैन और मशीन मैन दिन भर आटा चक्की की मशीन्स की सफाई करते थे और फिर अपना एक्चुअल काम शाम के बाद शुरू करते थे और लाला जी से ओवर टाइम लिया करते थे। और लाला जी भी वो चिकनी चुपड़ी बातों के असर में आ जाया करते थे, उन्हें ओवर टाइम और ऐसी कुछ रियायतें दे दिया करते थे। लेकिन हरिदास ने साफ कर दिया कि अब ऐसा कुछ नहीं होगा, अब काम के वक्त काम करना पड़ेगा और सभी का मुनाफे में हिस्सा होगा। अब इस बात ने सबकी आंखें खोल दी कि मुनाफे में सबका हिस्सा होगा, तो कारखाने को जितना मुनाफा हो उसमें सभी का फायदा। और बस देखते ही देखते कारखाने में काम पकड़ने लगा। 1 महीने के अंदर अंदर हरिदास इतना काम जितना पहले 1 महीने में ना हुआ करता था, उसे 1 दिन में करने लगा। नए नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने लगे, एडवर्टाइजिंग खूब करवाई गई पूरे शहर में, नए नए पर्चे बंटवाए गए और बहुत सारे नए कस्टमर्स अब कारखाने के पास आ गए। और इस 1 महीने में ही लाला जी की तबीयत भी अब धीरे धीरे सुधरने लगी। अब उनकी जुबान धीरे धीरे खुलने लगी और जुबान खुलने के साथ साथ जो फिक्र उनके अंदर पनप रही थी, अब वो धीरे धीरे बाहर आने लगी। वो दिन रात हरिदास को गाली बका करते कि मेरी जिंदगी भर की जमा पूंजी जो है वो गारत कर रहा है, सारा सत्यानाश कर देगा। मैंने कहा था कि दीनानाथ को कारखाने का चार्ज दे, लेकिन उसने अपने मन की, अपने हाथ में सब कुछ ले लिया और मुझे पता है कि अब हम सड़क पर आने वाले हैं। देवकी, क्योंकि दिन भर देवकी घर पर रहा करती थी, उनकी सेवा किया करती थी, वो उन्हें बताना चाहती थी कि नहीं, कारखाने का सूरत हाल अब बिल्कुल अलग है, अब चीजें बहुत बेटर हो गई हैं पिछले 1 महीने में। लेकिन वो ज्यादा बोलती नहीं थी क्योंकि उसे डर था कि अगर मैंने कुछ कहा और इन्होंने मुझ पर गुस्सा किया तो कहीं इनकी हालत और खराब ना हो जाए। जब भी वो हरिदास को देखते थे, शाम के वक्त, सुबह के वक्त, हमेशा उसे कोसा करते कि तूने मेरा बुढ़ापा खराब कर दिया, मेरी जिंदगी खराब कर दी, मेरी सारी जमा पूंजी गर्क कर दी। खैर,
हरिदास भी चुप रहता, कुछ ना कहता, लेकिन जब देवकी उससे पूछती कि तुम क्यों इन्हें नहीं बताते कि तुमने कितना अच्छा काम किया है और फैक्ट्री की अब कितनी अच्छी हालत है, तो हरिदास कहता कि मुझे कोई जरूरत नहीं अब किसी को बताने की या सफाई देने की कि मेरी काबिलियत क्या है और मैं क्या कर सकता हूं। मैंने वो करके दिखा दिया है, जब ठीक होंगे अपनी आंखों से देखेंगे कि जो फैक्ट्री पहले जो 1 महीने में काम किया करती थी उसे आज मैं 1 दिन में कर रहा हूं। आज की डेट में फैक्ट्री का मुनाफा 5 गुना ज्यादा है। हाँ, खर्चा भी 2 गुना हुआ है, नए मजदूर लाए गए हैं, नई मशीन आई है, उस मशीन की कीमत अभी मैं अदा कर रहा हूं, लेकिन मुनाफा 5 गुना है। तो हम पहले से कई ज्यादा बेहतर स्थिति में हैं और जब तक ये ठीक होकर वापस आएंगे ये खुद देख लेंगे कि मैंने क्या किया है। लेकिन देवकी, उसकी फिक्र, उसकी चिंता जायज थी कि देखो अगर ये इसी तरह से अंदर ही अंदर कुड़ते रहे, इसी तरह परेशान रहे तो इस तरह ठीक नहीं हो पाएंगे। तुम्हें किसी तरह ये बात इन तक पहुंचानी पड़ेगी कि वाकई में फैक्ट्री में बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो हरिदास कहता है कि इन्हें 2 ही चीजों का विश्वास है, या तो खुद अपनी आंखों पर या फिर दीनानाथ पर। तो देवकी कहती है कि ठीक है, एक काम करो, कल तुम दीनानाथ जी को यहां भेज दो और उनसे कहो कि बताएं कि कितना अच्छा काम चल रहा है। तो अगले दिन दीनानाथ जी घर आते हैं और उन्हें देखते ही लाला जी उन्हें भी गाली गुप्तार बकनी शुरू करते हैं कि दीनानाथ, तुमने इतना बढ़िया फर्ज अदा किया मेरे नमक का, एक बार मुझे आकर पूछा भी नहीं, मुझे देखा भी नहीं, मेरी तबीयत कैसी है, मैं जिंदा हूं, मर गया। तो दीनानाथ जी हाथ जोड़कर बैठ जाते हैं कि देखिए साहब, ये जिंदगी आप ही की दी हुई है, आपके इतने एहसान है हम पर, लेकिन मैं इतना व्यस्त था काम में, इतना काम चल रहा है फैक्ट्री में कि मुझे वक्त नहीं मिला, इसलिए मैं हरदास बाबू से ही आपकी तबीयत, आपका हाल पूछ लिया करता था। तो लाला जी पूछते हैं कि अच्छा, अब सारी इधर उधर की बात छोड़ो और मुझे बताओ कि कारखाना दिवालिया होने में कितना वक्त है। तो दीनानाथ जी कहते हैं कि आप कैसी बात कर रहे हैं लाला जी, दिवालिया होने की बात कर रहे हैं, यहां तो मुनाफा जो है, खरा मुनाफा 4 गुना होने की कगार पर है। 4 गुना मुनाफा जब लाला जी सुनते हैं तो तुरंत वो रिएक्ट करते हैं कि अच्छा, मैं समझा, तो दीनानाथ ने तुम्हें प्रमोशन दे दिया, तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा दी, इसलिए तुम यहां आकर उसके बारे में मीठा मीठा बोल रहे हो। मुझे सच सच बताओ कि क्या हालत है वहां पर। तो दीनानाथ जी कहते हैं कि साहब देखिए, मैं इतना बता सकता हूं कि इतने नए कस्टमर हम कई सालों में लेकर नहीं आए जितने हरिदास बाबू पिछले 3 महीने में ले आए हैं। ठाकुर कंपनी से 5000 क्विंटल का ऑर्डर हमें मिला था, जो कि हम अभी बस कुछ दिनों में पूरा करने वाले हैं। बनवारी लाल वालों के यहां से 500 बोरों का एडवांस ऑलरेडी आ चुका है और हर महीने इससे ज्यादा काम उनसे आने वाला है। तो लाला जी की थोड़ी आंखें खुलती हैं कि यार वाकई में, मतलब क्या ऐसा कुछ हो रहा है, और वो आगे कुछ कह नहीं पाते। वो कहते हैं ठीक है, चलो मैं तुम्हारी बात सुन ली, अब तुम वापस जाओ। दीनानाथ जी चले जाते हैं, बहुत खुश मन से नहीं जाते, थोड़े दुखी होकर जाते हैं कि मेरे इतना कुछ समझाने के बाद भी और सच बताने के बाद भी लाला जी मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहे हैं। तो लाला जी अब डिसाइड करते हैं कि अब इधर उधर की बात सुनने का फायदा नहीं है, अब मुझे खुद चलकर देखना चाहिए कि फैक्ट्री में चल क्या रहा है। वो अपने नौकर को बुलाते हैं और कहते हैं कि बाहर से एक घोड़ा बग्गी को बुला कर लाओ। तो नौकर पूछता है कि घोड़ा बग्गी किस लिए साहब? तो कहते हैं मुझे फैक्ट्री जाना है। तो नौकर चौंक जाता है कि आप क्या बात कर रहे हैं, आप अभी ठीक से चल भी नहीं पा रहे हैं, और वो तो तुरंत फटकार लगाते हैं कि चुपचाप बुला कर लाओ, मुझे जाना है। तो घोड़ा बग्गी में बैठते हैं और फैक्ट्री की तरफ निकल जाते हैं। फैक्ट्री पहुंचते हैं तो देखते हैं कि बाहर लॉन में पूरी घास उगी हुई है, हर तरफ फूल ही फूल हैं। जो माली है वो पौधों को पानी दे रहा है, और जो रास्ता है जहां से गुजरकर वो अपनी फैक्ट्री में जाते थे, वहां पर निकलने का रास्ता ही नहीं है, क्योंकि इतने सारे ठेले वहां पर लगे हुए हैं। ठेले मतलब आटे के बोरे कैरी करने वाले, पूरे शहर में पहुंचाने वाले ठेले बैक टू बैक लाइन से ऐसे लगे हुए हैं कि किसी इंसान के गुजरने की वहां पर जगह भी नहीं है। तो किसी तरह अपनी लाठी के सहारे से अंदर पहुंचते हैं और अंदर पहुंचकर देखते हैं कि हरिदास सामने टेबल पर बैठकर कुछ हिसाब कर रहा है। और जैसे ही हरिदास उन्हें देखता है, तुरंत अपनी कुर्सी छोड़कर उन्हें जाकर संभालता है कि आपने मुझे क्यों नहीं बताया, मैं घर आता, मैं खुद आपको लेकर आ जाता यहां पर। लेकिन लाला जी कहते हैं कि नहीं, मुझे खुद ही आना था, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं खुद चलता हूं। अब लाला जी एक बार नजर दौड़ाते हैं तो वाकई में देखते हैं कि किस स्पीड से, किस रेट से काम चल रहा है। तो लाला जी के लिए तुरंत एक कुर्सी लाई जाती है, वो बैठते हैं। सभी जो पुराने मजदूर, पुराने मिस्त्री थे, सब पहचान जाते हैं लाला जी को, सब दौड़े दौड़े चले आते हैं उनके साथ। जो नए लोग होते हैं वो भी चले आते हैं। तो लाला जी कहते हैं कि अच्छा, अब मैं समझा। कुछ नए चेहरों को देखकर वो समझ जाते हैं कि हाँ,
नए लोग हायर हुए हैं। तो वो हरिदास से पूछते हैं कि कितना काम चल रहा है आजकल। तो हरिदास कहते हैं कि आजकल काम ज़्यादा है, इसलिए करीबन 500 क्विंटल हम दिन का प्रोड्यूस कर रहे हैं। वैसे एवरेज जो है वो करीबन 250 क्विंटल पर डे का है। 250 क्विंटल पर डे एक बहुत बड़ा एवरेज था उस कारखाने के लिए। तो लाला जी पूछते हैं हरिदास से कि कितना कर्ज लेना पड़ा इस नई मशीन के लिए। तो हरिदास बताता है कि 1 भी रुपया कर्ज नहीं, बल्कि इसकी जितनी भी लागत है बस अगले 2 महीने में पूरी हो जाएगी। तो लाला जी पूछते हैं कि मुनाफा हो रहा है। हरिदास कहता है जी हां, पहले से भी ज्यादा। लाला जी दीनानाथ की तरफ देखते हैं, हिसाब पक्का है। दीनानाथ जवाब देते हैं जी हां, पहले से भी ज्यादा। फिर मजदूरों और मिस्त्रियों की तरफ नजर दौड़ाते हैं और पूछते हैं तनख्वाह मिलती है। और सब एक साथ कहते हैं पहले से भी ज्यादा। लाला जी की आंखें भर आती हैं। वो उठते हैं और हरिदास को गले लगा लेते हैं और कहते हैं कि मुझे बहुत फक्र था इस बात पर कि मुझे इंसान की बहुत अच्छी परख है। मैं देखते ही बता देता हूं कि कौन इंसान क्या है, लेकिन इतने सालों तक तुम्हारे साथ रहने के बावजूद, तुम्हें काम करता देखने के बावजूद मैं नहीं बता पाया कि तुम में वाकई में कितनी काबिलियत है। वो कहते हैं कि ये बीमारी जो मुझे पहले लगता था कि मुझ पर एक अभिशाप की तरह टूटी, आज मुझे समझ में आ रहा है कि ये एक मुबारक बीमारी थी जिसने मुझे ये समझा दिया कि मेरा बेटा बड़ा हो गया है और बहुत कुछ करने के काबिल भी। बस इतना कहकर लाला जी वहां से चले जाते हैं और हरिदास कारखाने को संभालने लगता है। यह कहानी मुंशी प्रेमचंद जी की कई सारी खूबसूरत कहानियों में से एक कहानी है। मुंशी प्रेमचंद हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा नाम, वो नाम जिसे हिंदी के और उर्दू के लेखकों ने आगे चलकर उपन्यास सम्राट की उपाधि दी। और आपको शायद यह बात मालूम नहीं होगी कि मुंशी प्रेमचंद जी के नाम के पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। मुंशी प्रेमचंद कभी भी मुंशी नहीं थे। उन्होंने कभी भी ऐसा कोई काम नहीं किया जिसमें वो मुंशी रहे हों, लेकिन फिर भी उनका नाम मुंशी प्रेमचंद पड़ा। असल में प्रेमचंद जी का असली नाम धनपत राय श्रीवास्तव, जिनका जन्म सन 1880 में बनारस के पास एक छोटे से गांव में हुआ। उसके बाद आगे चलकर जब 20-21 की उम्र में उन्होंने लिखना शुरू किया तो उन्होंने अपना पेन नेम नवाब राय रखा। धनपत राय श्रीवास्तव से वो हो गए नवाब राय, क्योंकि वो प्राइमरीली उस वक्त उर्दू में लिखा करते थे। उनकी जो शुरुआती तालीम है, जो पढ़ाई है, वो भी उर्दू में हुई थी। तो उर्दू और हिंदी वो दोनों के एक्सपर्ट थे और शुरुआत में उर्दू में लिखते थे, तो अपना नाम रखा उन्होंने नवाब राय। लेकिन फिर कुछ सालों में उन्हें समझ में आया कि हिंदी एक ज्यादा बड़ी लैंग्वेज है, ज्यादा लोगों तक पहुंचने का माध्यम है, तो उन्होंने हिंदी में लिखना शुरू किया और तब उन्होंने अपना पेन नेम चुना प्रेमचंद। अब कुछ वक्त आगे एक मैगजीन के लिए कन्हैयालाल मुंशी जी और प्रेमचंद ये दोनों मिलकर उसे एडिट किया करते थे। दोनों जॉइंट एडिटर थे एक मैगजीन के। तो कवर पेज पर जो एडिटर को क्रेडिट दिया जाता है वो लिखा जाता था मुंशी कौमा प्रेमचंद। ये मुंशी थे कन्हैयालाल मुंशी। तो मुंशी कौमा प्रेमचंद इस तरह से पब्लिश होकर आने लगा। अब इसे पाठकों की इग्नोरेंस कहें या नियति की नियत कहें कि लोगों ने उस कॉमा को इग्नोर करना शुरू कर दिया और मुंशी प्रेमचंद वो दो नाम साथ मिलकर एक नाम बन गए। जैसे कि आज भी हम अगर फिल्म जगत की बात करें तो उसमें देखते हैं कि सलीम जावेद, नदीम श्रवण, विशाल शेखर वो एक से नाम लगने लगे हैं। वो नाम, दोनों नाम मिलकर एक दूसरे को पूरा करते हैं। वैसे ही मुंशी प्रेमचंद ये दोनों मिलकर एक नाम बन गए और फिर प्रेमचंद जी की इंडिविजुअल आइडेंटिटी बन गई मुंशी प्रेमचंद, जिसे उन्होंने बिल्कुल भी रेजिस्ट नहीं किया, उसे नकारा नहीं और बहुत गर्व के साथ, क्योंकि कन्हैयालाल मुंशी जी उनके बहुत करीब थे, बहुत गर्व के साथ उन्होंने मुंशी स्वीकार किया, जबकि वो खुद एक टीचर रहे। मुंशी प्रेमचंद जी हमेशा एक टीचर रहे। आगे चलकर यूपी गवर्नमेंट स्कूल्स के वो डिप्टी इंस्पेक्टर भी हुए, लेकिन हां, वो मुंशी कभी भी नहीं थे। आशा करते हैं कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर हां तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर चाहें तो नीचे दिए गए नंबर पर हमें सपोर्ट कीजिए।
आपका थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन भी हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है। जल्द मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।